हेलो एवरीवन। आज हमारे पास क्लास प्लस वन का एक टॉपिक है। नाम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन। ठीक है, तो मोशन हमारे पास जब इनिशियली हम पढ़ते थे आज से 10-12 साल पहले, तो एक ही यूनिट, कंप्लीट यूनिट देखी जाती थी मोशन। उसमें आपके पास अब तो इसमें क्या कर दिया गया है हमारे पास कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिवाइड कर दिए गए। पहले पूरी एक कंप्लीट यूनिट होती थी जिसको हम एक ही साथ पढ़ते थे। और यहाँ पे मोशन जब भी हमें हमारे पास पढ़ा जाता है तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसका नुकसान भी है, अगर हमें पुराना कुछ कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी को एक और, ये जो मोशन आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। फिजिक्स में स्पेशली काइनेमैटिक्स की एक स्पेशल प्लेस है हमारे पास। इसका रीजन ये है कि जितने भी फिजिस्ट हुए हैं आज तक, जितने भी फिजिस्ट आपने देखे होंगे या जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जो बहुत ही अच्छे लेवल तक हमारे पास देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है काफी, सबने कभी ना कभी एक ना एक बार इस टॉपिक के ऊपर जरूर जंप किया होगा। मोशन को हर किसी ने पढ़ा है, चाहे न्यूटन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे आपके पास और कोई, जितने भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, इंडिया में भी इंडियन जो भी फिजिक्स थे, हर कोई इंटरेस्ट रखता है मोशन पढ़ने में। तो मोशन ऐसे बताया जाता है हमारे पास कि मोशन टफेस्ट आपके पास टॉपिक्स में से एक है। ये जरूर मान सकते हैं कि टफ है, बट हमारे लेवल पे जो मोशन देखा जाता है प्लस वन में, प्लस टू में, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें तो इतना मुश्किल है नहीं। और फिजिक्स में ऐसा ही होता है कि हर टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपको कोई एक टॉपिक नहीं आता है तो हो सकता है आप जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उसमें आपके पास क्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और जो मोशन हमारे पास यूनिट है, बेसिकली यूनिट ही बोल सकते हैं। अब तो मैं आपको चैप्टर ही बताऊंगा, आगे हमारे सिलेबस में चैप्टर वाइज ही है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर है। नाइन्थ से ही ये हमारे पास, एट्थ नाइन्थ से ही आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दिया जाता है मोशन की। मोशन होता क्या है, ऑब्जेक्ट किस किस स्टेट में रहते हैं, इनके ऊपर कौन कौन से लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, वो सब कुछ अब हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे हो तो ये मान के चलिए कि हमारे पास क्या होगा कि हम सिर्फ बेसिक्स जो कंसेप्ट है, बेसिक टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस, जिनका फर्दर आप नेक्स्ट चैप्टर्स में यूज करेंगे, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर क्लियर होती है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं हम, और मोशन अगर आप पढ़ रहे हो तो मोशन में सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप मोशन की बुक्स उठाएंगे तो उसके बाहर लिखा होता है काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स, इस तरीके से। अगर आप बीटेक में जाएंगे तो आप देखोगे कि जो मैकेनिकल फील्ड में बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2। तो वो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली क्या बता रहे हैं हमारे पास, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसका मतलब है हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है जी, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे आसपास, तो आप क्या नोटिस करोगे, आप नोट करोगे कि या तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, मतलब बेसिक जो दो स्टेट्स हम कंसीडर करते हैं, या तो वो रेस्ट पे रहते हैं या तो वो मोशन में रहते हैं। ये इनकी जब स्टडी करी जाती है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो तब उसकी स्टडी हो, या ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब उसकी स्टडी हो, तो उस स्टडी को फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो यानी हमसे कोई पूछे कि मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स किस चीज की स्टडी है, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स की, जब वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो, तो उस पर्टिकुलर स्टडी को हम फिजिक्स की एक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। और यहाँ पे देखिए, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये हमारे पास सबसे पुरानी ब्रांचेज में से एक ब्रांच है। फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें से सबसे पुरानी ब्रांच है। इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि चाहे न्यूटन हो, चाहे आपके पास आइंस्टाइन हो, सबने इस ब्रांच पे जंप जरूर किया है, इसकी स्टडी जरूर करी, और सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। सब अपनी थ्योरीज के अकॉर्डिंग इनको स्टडी करने की कोशिश करते थे, सब जंप करते थे कुछ कुछ कंक्लूजन के ऊपर। जो सबसे ज्यादा
फेमस हमारे पास मोशन में पढ़े जाते हैं, वो पढ़े जाते हैं न्यूटन जी। ठीक है जी। न्यूटन जी वैसे भी बाकियों के कंपैरिजन आप देखो तो सबसे मतलब ये बोला जा सकता है कि उनकी थ्योरीज, मैक्सिमम थ्योरी सबसे ज्यादा जो सही हुई हैं या जो ठीक रही हैं वो न्यूटन की थ्योरी। बाकी सबकी थ्योरीज में कहीं ना कहीं आपके पास आप लिमिटेशंस देख सकते हो या आप ऐसे देख सकते हो कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए टाइम के अकॉर्डिंग, बट न्यूटन जी ने जो एक बार बोल दिया वो चेंज होना मुश्किल है। उनकी थ्योरीज आज भी पढ़ी जा रही है हमारे पास, आज भी हम उन्हीं को ही आगे बेस मान के स्टडी कर रहे हैं। बाकी इन्हीं की थ्योरीज के बेसिस पे क्वांटम मैकेनिक्स, आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स, सारी की सारी, मतलब बोलने का मतलब ये है कि फिजिक्स की जो बाकी ब्रांचेस हैं, जो हैवी ब्रांचेस हैं, वो सारी इन्हीं के ऊपर बेस है। ठीक है जी। तो ये समझ आ गया हमारे पास मैकेनिक्स होता क्या है, सिंपल है। फिजिक्स की एक ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है, जो हमें किस चीज के बारे में बताती है कि ऑब्जेक्ट्स जो है अगर वो रेस्ट पे हो उनकी स्टडी करनी हो, और आपके पास क्या है अगर मोशन में हो तब भी आप इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे आप मैकेनिक वर्ड जैसे आपके माइंड में आता है तो आप बोलते हो कि जहां पे हम अपने गाड़ियों को ठीक करवाते हैं, तो वो करते क्या है, वो जो गाड़ियां हैं, मान लो स्कूटी, कार, बाइक, ये क्या है, ये या तो रेस्ट पे रहेंगे हमारे पास या तो मोशन में रहेंगे, मोशन या तो रेस्ट। तो जब ये रेस्ट या मोशन से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी जो स्टडी करेंगे उनको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिक। सिंपल। तो वहीं से आपके पास ये आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैकेनिक्स है हमारे पास, इसकी सब ब्रांचेस है, हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में है नहीं है, और भी इसकी सब ब्रांचेस है, बट हमारे सिलेबस में जो है हम वही पढ़ेंगे। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक ब्रांच, फिर आती है काइनेमैटिक्स, फिर आती है हमारे पास डायनेमिक्स। तो एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है हमारे पास रेस्ट। स्टैटिक का मतलब आप याद रखोगे कि हमारे पास रेस्ट की बात हो रही है। तो हमने क्या सीखा है कि काइनेमैटिक्स या फिर आप ये जो जब भी आप मैकेनिक्स की बात कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट हमारे पास या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेस्ट पे रहेगा तो उस मैकेनिक्स में जो स्टडी करी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक मैकेनिक्स। उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टैटिक मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सिंपल कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में हमारे पास रेस्ट पे है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो मैकेनिक्स की स्टडी हो रही है, कौन से वाले मैकेनिक्स की स्टडी हो रही है, स्टैटिक मैकेनिक्स। तो इसमें हमने क्या लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल इन स्टैटिक। टाइम की जब भी आप बात करते हो, टाइम की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एसेंशियल नहीं है हमारे पास। अगर आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, 3 बजे है, अभी रुका हुआ है, रेस्ट पे है, 3:05 पे भी रेस्ट पे है, 3:10 पे भी रेस्ट पे है, 3:30 बजे भी रेस्ट पे है, 3:30 पे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर टाइम के इंक्रीज होने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है तो उस टाइम का क्या ही करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि हम क्या मान रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो सिर्फ टाइम ही चेंज होता जा रहा है, तो उस टाइम में चेंज यानी उस टाइम की हमें क्या रिक्वायरमेंट, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे, हमारे लिए सारी वैल्यूज ही 0 पे, उसकी कोई स्टडी नहीं है उस टाइम पे मोशन के लिए। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और जब भी आप स्टैटिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा किस स्टेट में जा चुका है, रेस्ट में जा चुका है, और रेस्ट पे आप उसे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो उस टाइम पे हमारे पास जब आप इनकी स्टडी कर रहे हो तो टाइम इज नॉट एसेंशियल, टाइम की जरूरत नहीं होती। ठीक। दूसरा हमारे पास बात आती है काइनेमैटिक्स की, जो यहां पे देखिए मोशन के साथ में काइनेमैटिक ही चलता है ज्यादातर। स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट की स्टडी होगी जब वो रेस्ट से चेंज हो जाएगा किसमें, मोशन में। कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट ने अपनी स्टेट चेंज कर ली है, वो रेस्ट पे था, रेस्ट से चला गया मोशन में, मोशन में जैसे ही गया तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उस टाइम पे जो स्टडी करी जाएगी, जब भी आप मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो तो उसको हम बोल देते हैं काइनेमैटिक्स। उसे क्या बोल देते हैं हम, काइनेमैटिक्स। बट एक बात का ध्यान रहे, यहां पे हमारे पास एक लाइन लिखी है विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन,
कि वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में गया है वो किस वजह से गया है, कैसे गया है, कौन सी फोर्स लगी है, किस तरह की फोर्स लगी है, कितनी फोर्स लगी है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं होता। काइनेमेटिक्स में आप क्या मान के चलोगे कि कोज का कोई भी, किसी भी कोज के बारे में हमें ना भी पता हो तब भी हम ऑब्जेक्ट की बस इतनी सी बात से ही हम उसकी स्टडी करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मोशन में होना चाहिए। कैसे आया मोशन में उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। जब हमारे पास इस टाइप में कोई कंडीशन बनती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में चला गया, अगर किसी ने पूछा कि कैसे गया तो हमें नहीं पता, बट हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में, इसका मतलब है हम तब उस टाइम पे जब स्टडी करेंगे तो हमारे पास कौन सी ब्रांच में करी जाएगी, उसमें करी जाएगी काइनेमेटिक्स, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, काइन का मतलब ही आपके पास होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है आपके पास मैथमेटिक्स। यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं अगर आप उनकी मैथमेटिकली, जैसे आपका ऑब्जेक्ट मोशन में चला गया और उसकी जितनी भी मैथमेटिक्स की इक्वेशंस बनेंगी, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि मोशन की इक्वेशंस दी थी हमारे पास, ठीक है, जो मोशन की इक्वेशंस आप पढ़ते हो 4 इक्वेशन, जैसे s = ut + ½ at square, ये सब कुछ काइनेमेटिक्स में ही पढ़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है, ये हमारे पास रिलेशंस बताते हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस बताते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके पास किस तरीके से वहां पे क्या कर रहा है, हमारे पास आप ड्राइव कर पा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिलेशंस, वो काइनेमेटिक्स में पड़ेगा। तो 2 ब्रांचेस क्लियर है। स्टैटिक ब्रांच तो रेस्ट के बारे में बताएगी, काइनेमेटिक्स बताएगी मोशन के बारे में। मोशन के बारे में भी तब जब उसका कोज हमें पता ना हो। अगर कोज पता चल जाए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका कोज भी हमें पता चल जाए, तो हमारे पास जो स्टडी होती है मैकेनिक्स की, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन। कि अब हमारे पास, अगर आपको डायनेमिक्स की स्टडी करनी है, डायनेमिक्स अगर हमारे पास कोई आप ब्रांच मान के चल रहे हो फिजिक्स की, उसकी जब स्टडी करी जा रही है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सी स्टेट में है, मोशन में, तो साथ ही साथ में हमें उसका क्या पता होनी चाहिए, कोज भी पता होनी चाहिए। और कोज हमारे पास कैसे होगा, जैसे पावर की वजह से, ऑब्जेक्ट पे कुछ पावर लग रही होगी या तो कुछ फोर्स लग रही है, पावर या फोर्स। डायनेमिक्स जो वर्ड होता है वो पावर को ही रिप्रेजेंट करता है इन जनरल, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, डायनेमिक्स मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्टडी मोशन में, बट कब, जब हमें उसका कोज भी पता हो कि कैसे कौन सी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है। तो ये जो आपके पास स्टडी है, ये सब ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे पॉपुलर है, जिसके ऊपर सारे इच्छा रखते हैं अपनी पढ़ने की, वो हमारे पास ये काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस है। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको इतना पता चल चुका है कि ये जो मोशन है हमारे पास किस किस चीज से रिलेटेड है। ये है ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन की स्टडी। ऑब्जेक्ट की जब रेस्ट या मोशन की स्टडी करी जाती है तो हम इस ब्रांच के तरफ ध्यान देते हैं। और आप अभी पढ़ोगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है हमारे पास। कि अगर हमसे कोई पूछे कि रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, मोशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो अभी हम वो देखते हैं। चलिए जी, देखते हैं अगला हमारा जो इसी में टॉपिक था कि हमारा जो बेसिक है वो कहां पे छुपा हुआ है। वो छुपा हुआ है इस रेस्ट टर्म और मोशन टर्म में। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट होता क्या है, या अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट स्टेट को डिफाइन करना हो या आपको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। देखो क्या लिख रहे हैं हम, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद पैसेज ऑफ टाइम। हम कैसे पता लगाते हैं कि हम मोशन में हैं या रेस्ट पे। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक बस है और बस रुकी हुई है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बस चल रही है, यानी मोशन में है या फिर रेस्ट पे। आप क्या करते हो, आप विंडो से बाहर देखोगे, और विंडो से बाहर देखोगे तो आप देखोगे कि विंडो के बाहर मान लो एक शॉप है, और कुछ सेकंड बाद, 2-3 सेकंड बाद आप फिर से देख रहे हो, फिर से वही शॉप, आपको सिमिलर शॉप देखने को मिल रही है। फिर से देख रहे हो, फिर से आपके पास सेम शॉप देखने को मिल रही है। इसका मतलब है हम क्या देखते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग्स है वो चेंज नहीं हो रही,
टाइम चेंज हो रहा है। टाइम यहाँ पे क्या लिखा है, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम चेंज हो रहा है। मान लो हमारी बस जो है वो 2 बजे रुकी थी, 2:01 पे, 2:02 पे आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो सेम ही देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल में बैठे हैं और स्कूल में आपके देखते हो कि आप स्कूल बस में बैठ गए, बट स्कूल बस चल नहीं रही है हमारे पास, आपको साइड में वही स्कूल का गेट दिख रहा है। 1 मिनट बाद भी, 2 मिनट बाद भी, 3 मिनट बाद भी, तो चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम तो रोक नहीं सकते हम, तो टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे जैसे टाइम में चेंज देखने को मिलता है, टाइम में चेंज देखने को मिलता है, बट टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपकी सराउंडिंग्स चेंज ना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स चेंज ना हो, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में हमारे पास, वो रेस्ट पे। इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, वो सेम एक ही पोजीशन को होल्ड करके बैठा है। इसका मतलब है कि उसकी सराउंडिंग्स भी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, पर टाइम क्या होगा हमारे पास, चेंज हो पाएगा। एक बात का ध्यान रहे, आप जब भी मोशन पढ़ते हो, बिना टाइम के मोशन पढ़ा नहीं जा सकता। टाइम रेफरेंस, टाइम का कंसेप्ट साथ में चलेगा ही चलेगा। अगर टाइम का कंसेप्ट आप साथ में उसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे हो, या उसके साथ टाइम के साथ नहीं पढ़ रहे हो मोशन को, तो आप किसी भी कंसेप्ट को सीख नहीं सकते। ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट हमसे कोई पूछे कि रेस्ट स्टेट में कब होंगे, तो आपने क्या बताना है कि विद चेंज इन टाइम, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, अगर हमारी जो सराउंडिंग्स है वो चेंज ना हो, चेंज ना हो, इसका मतलब है हम कौन सी स्टेट में चले गए हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में, रेस्ट पे। दूसरी साइड इसका उल्टा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर टाइम चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल बस में बैठे, स्कूल बस चलने स्टार्ट होगी, स्कूल बस चली कितने बजे, 2:30 पे, तो जब आप 2:31 पे देखेंगे, 2:32 पे देखेंगे, तो आप क्या देखोगे कि आपके साइड में जो सराउंडिंग्स है वो कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो रही है। ऐसा ही होता है जब हमारी बस चलने स्टार्ट होती है, तो पहले आप शॉप देख रहे थे, शॉप के बाद आपके पास हो सकता है ट्रीज दिखे आपको, फिर किसी का घर दिखे आपको, ऐसा पॉसिबल है ना। जैसे जैसे चलते हैं प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, आप क्या करते हो, विंडो से बाहर देखते चलते हो और आपको लगता है कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स पीछे की ओर जा रहे हैं। वो हो क्या रहा है बेसिकली हमारे पास, वो पोजीशन चेंज हो रही है आपकी, उस ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। पहले कुछ और देखने को मिल रहा है, फिर उसी के रिस्पेक्ट में जैसे टाइम इंक्रीज कर गया, आप चल रहे हो, अगर आप मोशन में हो तो आप देखोगे कि जो बाहर पहले दिख रहा था अब वो नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो ये हमारे पास ये जो स्टेट आती है मोशन में, ठीक है, इसको बोलते हैं मोशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में कब रहेगा, जब वो सराउंडिंग्स के साथ अपनी पोजीशंस को वो क्या करेगा, चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कि टाइम भी चेंज होता रहेगा हमारे पास और आपकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, तो इसका मतलब है हम किसमें, मोशन में। एग्जांपल देख लो, ये ट्रेन मूविंग ऑन, ठीक है, कि जब भी कोई ट्रेन मूव कर रही है, आप लिख सकते हो बस मूव करती है, जब कार मूव करती है, जब हम वॉक करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम चल रहे हैं तो आप देखते हो कि चाहे स्लो ही चल रहे हो, बट आप क्या देखते हो कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती रहती है, मोशन में चले जाते हैं। जब हमारी सराउंडिंग्स चेंज होगी टाइम के चेंज होने से, तो हम मोशन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। मान लो हम कोई बुक लेके आए खरीद के, स्टार्टिंग में हमारी क्लास चली और हमारा बड़ा मन कर रहा था पढ़ने का, हम खरीद के लेके आते हैं, फिर हम उसे रख देते हैं टेबल पे या घर पे, कहीं पे बेड पे, या जहां पे भी आप पढ़ते हो। फिर आपको लगने लगता है बोरिंग, जैसे मान ली मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, बोरिंग लगने लगता है कि नहीं ये तो बाद में देखते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो बुक क्या देख रही है, बुक देख रही है कि मेरे को ना आज भी टेबल पे ही रखा था, एक ही जगह पे रखा हुआ है, वो देख रही है आ रहा है, अच्छा अब खोलेगा, नहीं खोला, उठाया नहीं उठाया, बाकी काम वो बोल रहा है मैं बिजी बढ़ा हूँ, स्कूल का काम ही बहुत आ रहा है, मैं कब पढ़ूं इसे। ठीक है, स्कूल का काम ही बहुत है, मेरे को ये करना है, वो करना है, खेलना है, फोन चलाना है। तो देख रहे हैं आज बुक देख रही है, आज खोलेगा कल खोलेगा। बुक क्या देख रही है, बुक देख रही है मैं उसी घड़ी को देख के जा रही हूँ, वही दरवाजा देख रही हूँ, वही विंडो देख रही हूँ, मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो ही नहीं रही। और सामने घड़ी लगी हुई है, देख रही है, टाइम चेंज होते जा रहा है। 8 बजे सोचा था सुबह स्कूल जाने से पहले उठा ले, स्कूल ले जाए साथ में, नहीं लेके गया। 2-3 बजे घर आ गया, टाइम चेंज हो चुका है।
बट बुक को उठा नहीं रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, बुक क्या बोल रही है, मैं खुद कौन सी स्टेट में चली गई, ऐसे ही रेस्ट स्टेट में चली गई। ऐसे ही तो होता है जब आप घर घर जाते हो स्कूल से, आप बोलते हो मम्मा पापा को कि हमें डिस्टर्ब मत करना, हमें रेस्ट करने दो, बैग फेंकोगे एंड मस्त फोन लगा लोगे और बेड पे एक जगह पे या कहीं जहां पे भी सोफा होगा घर पे, आप फोन पकड़ के वहां बैठ जाओगे मस्त और बोलोगे कि हम नहीं हिलेंगे। अब हिलेंगे नहीं मतलब टाइम चल रहा है आपके पास, आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, इसीलिए तो आप बोलते हैं रेस्ट करने दो। रेस्ट का मतलब क्या है, हमको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, आप चाहे जितना मर्जी बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो कंसेप्ट थे रेस्ट और मोशन के। अब आगे चलते हैं हमारे पास इसमें और हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आया था बड़े साल तक मोशन ऐसे ही पढ़ मतलब हमें देखने को मिला, ऐसे ही पढ़ते रहे। कुछ फिजिसिस्ट आए जैसे कि न्यूटन भी थे जिनमें से, उन्होंने हमें बताया कि ये जो आपके पास रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स है। अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है, देखिए क्या बोल रहे हैं, पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स बट he is in motion with respect to the object outside the train. Thus an object may be at rest with respect to one object and at the same time it may be in motion relative to another object. इसका मतलब हुआ रिलेटिव टर्म कि एक ही टाइम पे एक ही साथ आप रेस्ट पे भी होते हो और आप मोशन में भी होते हो। रिलेटिव टर्म्स का मतलब हुआ एक ही टाइम पे आप रेस्ट पे भी रहते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो साथ ही साथ मोशन में भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, पहले इस एग्जांपल से समझते हैं फिर इसे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बोल रहे हैं कि अगर कोई एक ट्रेन चल रही है तो अगर आप बैठे हो, मान लो ट्रेन में आप बैठे हो, तो आप देखोगे बाहर अपनी ट्रेन की विंडो से आप बाहर देखोगे, अगर चल रही है ट्रेन तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपकी जो पोजीशन है वो अपनी आपकी सराउंडिंग्स के साथ क्या हो जा रही है, चेंज होती जा रही है, यानी आपकी सराउंडिंग्स ही चेंज होती जा रही है विद पैसेज ऑफ टाइम। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है हमारे पास कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो जाती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, इसका मतलब है हम कौन सी स्टेट में, मोशन में। बट जैसे ही आप अपनी साइड वाली सीट पे देखते हो तो आपकी साइड वाली सीट पे क्या होता है कि जो पैसेंजर पहले बैठा था अभी भी वही बैठा हुआ, देख रहे हो कि अगर आप अपने साइड में देख रहे हो तो साइड वाली सराउंडिंग्स तो चेंज नहीं हो पा रही है, जो पैसेंजर था वो वैसे के वैसे बैठा। मान लो कि आप दो फ्रेंड्स जा रहे हो, आप देख रहे हो कि साइड वाली सीट में वही बैठे हुए हैं, आपके साइड में वही बैठे हो, आप उनको अगर देख के अपनी स्टेट को जज करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप रेस्ट पे हो। बट जैसे ही आप बाहर देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती जा रही है, यानी उस टाइम पे आप क्या हो, मोशन में हो। और टाइम क्या है, टाइम सेम चल रहा है आपके पास, टाइम जो चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही टाइम पे हम किसमें, रेस्ट पे भी हैं और मोशन में भी। अब बात ये आती है कि ये सारी जो पूरी थ्योरी थी, ये पूरा कंसेप्ट था, ये हमें न्यूटन ने समझाया और न्यूटन ने बोला कि ये जो आप बाहर देख रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा किसका खेल है हमारे पास, सारा का सारा खेल है रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट बोले तो जिसके साथ आप वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो, अपनी पोजीशन को जिनके साथ कंपेयर कर रहे हो, वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो बाद में आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन ने पूरी की पूरी एक थ्योरी लिख दी रिलेटिविटी, जो कि बड़ी फेमस भी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो आइंस्टाइन ने दी पूरे इसी कंसेप्ट के ऊपर कि उन्होंने पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स उसमें लिखे, उसमें हर जगह हर कंसेप्ट में यही समझाया कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बिना रेफरेंस पॉइंट से नहीं पढ़ सकते। अब इसी के एक एग्जांपल से समझते हैं जो हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप बोलोगे कि ये तो ट्रेन और बस का एग्जांपल आ गया, तब तो ठीक है, पता चल गया हमें। बट अगर हम एक पेन को एक जगह पे रख दें, टेबल के ऊपर रख दिया, टेबल को नहीं, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसे नहीं हिला रहे हो आप, ठीक है, पेन एक जगह पे रखा हुआ है हमने,
तो हमारे पास वो रेस्ट पोजीशन पे ही होगा, मोशन में तो जाएगा नहीं कभी भी। जाएगा मोशन। हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम तो रही है वो। अगर अर्थ ही घूम रही है, वो टेबल उसी अर्थ के ऊपर है, तो वो भी तो मूव ही कर रहा होगा। यानी कि हमारा जो पेन है वो एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है। बट अर्थ का रेफरेंस किसके साथ देखा जाएगा, आप देखोगे कि सोलर सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, वहां पे आप रेफरेंस देख पाओगे। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट देखने को मिला कि एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट पे भी होता है और मोशन में भी होता है, तभी आप इन्हें क्या बोलते हो, इन्हें बोलते हैं हम रिलेटिव टर्म्स। तो ये जो रिलेटिव टर्म्स हैं इनको आप सीख सकते हो। आप अब आप देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे, अगर हमें अब आप समझने की कोशिश करो तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अर्थ पे रेस्ट पे रह ही नहीं सकता हो, क्योंकि अर्थ ही मोशन में है हमारे पास। बट अगर आपका रेफरेंस पॉइंट आप सेट कर दो कि आप इस पेन को देख रहे हो इस रूम के सराउंडिंग्स में और आपने एक पर्टिकुलर प्लेस में इसे रख दिया है, तो आप देखोगे कि इसका जो सराउंडिंग्स है, यानी ये जो रूम है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, तब ये रेस्ट पे चले जाए। बट इन जनरल अगर आप देखो तो ये हमारे पास मोशन में भी है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास ये टॉपिक आया था कि आपके पास क्या होता है, ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं, रेस्ट और मोशन एक ही साथ पढ़ा जाता है। एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो स्टेट को होल्ड करके बैठा। ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पास जो टॉपिक चलता है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन। अननोन का मतलब होता है जिनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो आपने लास्ट कंसेप्ट सीखा उसी में हमारे पास ये पूरा का पूरा कंसेप्ट निकल के आया। क्या लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू नो वेदर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम और not a point absolutely fixed in space has to be chosen as reference point, but no such point is known in the universe। क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि हमने ये सीखा, हमने लास्ट एग्जांपल यही लिया कि हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। आप देखोगे कि अर्थ ना पूरे के पूरे इसमें सोलर सिस्टम में सन के अराउंड भी चक्कर काटती है, ये भी हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए एब्सोल्यूट रेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो कर ही नहीं पाएंगे। एब्सोल्यूट रेस्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जब तक आप रेफरेंस पॉइंट ही सेट नहीं कर पाएंगे जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता ना। मान लो आप सोलर सिस्टम की बात कर रहे हो, वहां पे मूविंग स्टेट में चल रही है अर्थ। आप गैलेक्सीज टू गैलेक्सीज अगर आप देखो तो सारी गैलेक्सीज मूव कर रही है। यहाँ पे तो पैरेलल यूनिवर्स की बात हो रही है, पूरा यूनिवर्स ही मूवमेंट में है, मोशन में। तो आप कैसे स्टडी कर सकते हो कि आपके पास एक कोई रेफरेंस पॉइंट होगा भी तो उसी यूनिवर्स में तो होगा। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है उसको ढूंढना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो ही नहीं मिल पा रहा है, तो आप वैल्यू किसके साथ कंपेयर करोगे, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवाएं। जब सब कुछ ही मूव कर रहा है तो हमारे लिए रेस्ट वाली कंडीशन तो बनना मुश्किल हो जा रही है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक लिमिटेड सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, हमें बाद में बताया गया इन्हीं कंसेप्ट्स के बाद कि आप लिमिटेड सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, कि अब जैसे ये रूम आ गया, ये मेरे पास पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा, जहां जैसे आप स्कूल की बात करते हो, ये आपके पास स्टेशनरी, ये अगर इनको रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हम रुके हुए, तब आप रेस्ट का कंसेप्ट पढ़ सकते हो। बट एब्सोल्यूट रेस्ट की कोई भी आपके पास स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपके पास इसी तरीके से आप एब्सोल्यूट मोशन की बात करो तो एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं ढूंढ पाते हम अपने यूनिवर्स में। तो हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई भी चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारी कंसीडरेशंस के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो डिसाइड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस रेफरेंस पॉइंट के साथ मोशन में है या स्टेट में, सॉरी रेस्ट पे। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेट डिफाइन करी जाती है वो डिसाइड करी जाती है रेफरेंस पॉइंट से। तो मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन जी ने एक पूरी की पूरी किताब लिख दी इस रेफरेंस पॉइंट को लेके। उन्होंने पूरी की पूरे हर चैप्टर में डिसाइड करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अलग अलग कंसेप्ट से ये सिखाया कि जब तक आपके पास
रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक आप एग्जैक्ट मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब इसी के बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। जब भी आप ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स की ही स्टेट को हम पढ़ रहे हैं मोशन में या फिर रेस्ट में। तो जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये जो पॉइंट लगा दिया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस साइज का या बड़े स्मॉल साइज का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो कि हमारे पास बिल्कुल ही 100% गलत डेफिनेशन है। ठीक है जी। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा छोटा हो गया जी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोशन ने हमारे पास क्या समझाया? रेफरेंस पॉइंट की बात करी, कंपैरिजन की बात करी है। किसकी बात करी है? कंपैरिजन की बात करी है। तो अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो फिर समझते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज in a reasonable duration of time then the object may be regarded as point object। तो क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, इसी बात से आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, ये जो पॉइंट लगाया है, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता? जब तक हमें इसका रेफरेंस पता ना हो, कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं हम ये पता ना हो, तब तक आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसका कंपैरिजन किसी एटम के साथ हो रहा हो। अब देखो एटम इससे तो छोटा ही है ना, उसके अंदर के पार्टिकल्स के साथ हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नेक्ड आई से दिखते भी नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन हो रहा होगा, तब तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर ही नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा हो गया उनके कंपैरिजन। जब तक कंपैरिजन पता ना हो तो हम क्या बोलते हैं? अर्थ क्या हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है? हो सकती है अर्थ। अर्थ तो सारे बोलेंगे इतनी बड़ी है हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है अर्थ? अर्थ हो सकती है क्योंकि जब आप अर्थ को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर दो तो सोलर सिस्टम के आगे अर्थ कुछ भी नहीं है। पूरे यूनिवर्स के आगे अर्थ का साइज कुछ भी नहीं है। तो अर्थ को हम जब कंपेयर कर रहे हैं, अब डिपेंड कर रहा है कि कंपेयर किस वैल्यू के साथ किया जा रहा है। अगर उसके सामने अर्थ की वैल्यू ना के बराबर है यानी तब वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब है हर बार आप कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज नहीं करोगे तो हम क्या डेफिनेशन यूज करते हैं? हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये देखो क्या लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय द डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज in a reasonable duration of time then the object may be regarded as a point object। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मोशन में और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए कि उसका जो खुद का साइज है उससे वो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो। जैसे मान लो एक रफ एग्जांपल से कि उसकी खुद की वैल्यू है 1000, ये साइज है उसका, बट उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है 1 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है हमारे पास और खुद का साइज उसका कम है, तब वो हमारे पास क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखो, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग इट्स मोशन अराउंड द सन। सन के अराउंड जब अर्थ चक्कर काटती है, जब अर्थ मूव करती है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती हो? बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। अर्थ जो है बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करके एक पूरा कंप्लीट चक्कर बनाती है। चाहे अब उस पूरे के पूरे उसके डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको आप अर्थ की वैल्यू के साथ कंपेयर करो तो अर्थ की वैल्यू क्या है हमारे पास? ना के बराबर। तब हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ क्या बन जाएगा उसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ आया? तो कोई भी आपसे बोल ले कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो पहले आप बताओगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसके लिए पूछा जा रहा है, रेफरेंस क्या है हमारे पास, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अगर वो बोलेंगे आप बताओ अपने हिसाब से, तब आप बताओगे कि जब भी हम किसी वैल्यू को, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, उसके साइज को कंपेयर करते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मोशन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब ऐसा ही है ना हमारे पास, आप यूनिवर्स में चले जाओ तो हमें क्या पता है कि किसका साइज कितना बड़ा है? अभी तो पूरी की पूरी हमारे पास डिस्कवरीज भी नहीं हुई है चीजों की।
तो अब दोनों की कंपैरिजन होती है तब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज आप ऐसे बोल दो कि ये हमारे पास एक पॉइंट जो लगा दी हमने, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, इतने से साइज का पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, समझ आया पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है हमारे पास, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है, साइज के कंपैरिजन अगर उसने बड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मोशन में, तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये वन डायमेंशनल मोशन में कैसे रहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वो सीखते हैं। चलिए वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट sorry the motion of an object is said to be one dimensional। इसका मतलब है 1D मतलब one dimensional if only one of the three coordinates specifying the position of object change with time। here the object moves along a straight line, this motion is also called rectilinear motion और linear motion। linear का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखो तो लाइन, लीनियर बोले तो लाइन यानी स्ट्रेट लाइन। अब आपने क्या पढ़ा है मैथमेटिक्स में, हमारे पास कितनी एक्सिस आप देखते थे, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, यानी हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स बनते हैं टोटल, तीन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे पढ़ते थे हम। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर आप उसके मोशन को एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, एक ही एक्सिस के लिए, चाहे वो आपके पास एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, इन तीनों में से किसी एक एक्सिस की हेल्प से आप रिप्रेजेंट करवा पा रहे हो, अगर आप रिप्रेजेंट करवा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से किस तरह के मोशन में है, वहां पे है वो वन डायमेंशनल मोशन। कैसे में है वो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, मूव कर रहा है, और वो तीन कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की हेल्प पे या एक ही एक्सिस पे चल रहा है। एक ही एक्सिस पे चलने का मतलब पता क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर आप देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे पाथ में चल रहा है, वो ना तो कभी मुड़ रहा है, ना कोई टर्न ले रहा है, ना वो जंप आ रहा है उस पर, ना मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ भी उछल नहीं रहा है। तो ये सब कुछ हमारे पास, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, आप बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हो एक सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में, इसका मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है वो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन में। देखो यहां पे हमने एक पाथ कंसीडर किया एक्स एक्सिस के लिए, सिर्फ एक्स एक्सिस ही होगी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वाई एक्सिस भी पुट कर सकते हो, जेड एक्सिस भी मान सकते हो। तो आपके पास क्या होगा कि एक्स एक्सिस आपने कंसीडर कर ली, तीनों में से कोई एक एक्सिस है। अब यहाँ पे ओरिजिन से आपके पास क्या, ये पूरा का पूरा पाथ है ओ से लेके एक्स तक। ठीक है जी, ओ से लेके आपके पास एक्स तक ये पाथ है। ठीक है, अब यहां पे हमने पॉइंट कंसीडर किया है ए और बी। ए मान लीजिए कि ए से लेके बी तक का जो पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, कैसा पाथ है हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ देखने को मिल रहा है। अब ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओरिजिन से बी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल माइनस ये वाला O टू A, यानी x2 माइनस x1 आपके पास किस पाथ के बारे में बताएगा, ये बताएगा हमारे पास किसको, A टू B। अब ये A टू B हमारे पास अगर स्ट्रेट पाथ है और यहां से लेके ऑब्जेक्ट हमारे A से लेके B तक मूव कर गया है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सीधे एक स्ट्रेट एक्सिस पे, स्ट्रेट पाथ पे, एक ही कोऑर्डिनेट पे, इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन शो कर रहा है, वन डायमेंशनल। कैसा मोशन में है वो हमारे पास, वन डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल लिखा है हमने क्या, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरी होती है हमारे पास, CNO रेल की पटरी है हमारे पास, वो हमारे पास कैसी होती है, स्ट्रेट है। अगर तो आप देखोगे कि आपके पास क्या है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेन क्या कर रही है, एक ही एक्सिस पे सीधी बिल्कुल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वो हमारे पास किसका एग्जांपल बन जाता है, वो बन जाता है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है, बस सिंपल है कि तीन कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, अब टू डायमेंशनल समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है जी,
अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू डायमेंशनल मोशन। आप ग्राफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक आपके पास क्या आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है, दूसरी आपके पास क्या आ रही है, वाई एक्सिस देखने को मिल रही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। हियर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए प्लेन। अब क्या बोला जा रहा है, बोल रहे हैं हमारे पास कि अगर तीन कोऑर्डिनेट्स में से, ग्राफ के तीन कोऑर्डिनेट्स में से हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ जाए, या अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, तो इसका मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मोशन में वहां पे होगा, वो होगा टू डायमेंशनल मोशन। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, हो सकता है आप वाई और जेड एक्सिस भी कंसीडर कर पाओ, हो सकता है आप एक्स और जेड कंसीडर कर। यहाँ पे क्या किया था हमने, एक पॉइंट कंसीडर किया ए, यानी कि अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू रहेगी जिसे हमने x1 से लिख दिया, ग्राफ में ऐसे ही लिखते हो आप, और y एक्सिस की भी, y एक्सिस पे भी कोई वैल्यू रहेगी जिसे हमने y1 से लिख दिया। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आ गया वो आ गया x1 y1, ये पॉइंट आ चुका। अब हमारे ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया है, मूव करने स्टार्ट कर दिया ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, जैसे जैसे गया गया गया। यहाँ पे हमने बी पॉइंट एक कंसीडर किया है जहां पे हम वैल्यूज देख रहे हैं। अब आप देखोगे बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, ये देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा था x के लिए, अब दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम x2 से लिख देंगे, और यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू y2 आ जाएगी। तो हमें क्या यहाँ पे जरूरत क्या पड़ी, आपको यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी चाहिए और x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, किसके, ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। ऑब्जेक्ट जब हमारे पास कौन से मोशन में होगा, टू डायमेंशनल मोशन में जाएगा। तो टू डायमेंशनल मोशन समझ आया आपको, टू डायमेंशनल मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो की जरूरत पड़ेगी उस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम बोल देते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2D में। और आपको पता है कि जब आप एक्स और वाई की बात करते हो तो ये जो बीच वाला आपके पास स्पेस बनता है इसे बोलते हो आप प्लेन। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हियर एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए प्लेन, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, प्लेन में कर रहा है। The coordinates x1 y1 change to x2 y2 as the particle moves from A to B in plane। कि किसी भी प्लेन में A से लेके B तक जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। x1 से वो चेंज होके x2 हो जा रहा है, y1 से चेंज होके वो क्या हो जा रहा है हमारे पास, y2 हो जा रहा है। और इसका अगर एग्जांपल देखो, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन सेंटर में होता है, प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। तो देखो पहले प्लैनेट यहां पे था हमारे पास, सन आ गया, ये प्लैनेट आ गया। अगर प्लैनेट की यहां पे आप बात करो तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक्सिस बनेगी, यहां पे कुछ एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। जैसे ही ये प्लैनेट मूव करके यहां पहुंच जाएगा तो आप देखोगे कि इसकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज है वो क्या हो चुकी है हमारे पास, चेंज हो जाएंगी। जैसे ही प्लैनेट मूव करके यहां पहुंच जाएगा तो फिर से एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास, चेंज हो जाएंगी। तो कॉन्टिन्यूटी में आप क्या देख रहे हो कि एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स बनाए जा रहे हैं हमारे पास प्लैनेट के लिए विद रिस्पेक्ट टू सन, अगर हम सन को सेंटर कंसीडर कर लेते हैं तो उसकी वैल्यूज क्या हो जा रही है हमारे पास, चेंज होती जा रही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल है टू डायमेंशनल। ठीक है, अगर सेम, अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स में से तीनों का यूज कर लें, तीन कोऑर्डिनेट्स में से तीनों का यूज कर लें तो इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अब हमारे पास है मोशन इन थ्री डायमेंशनल। ठीक है जी, अब हम 3D के लिए मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो 3D में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए एक एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई और तीसरी आ गई हमारे पास जेड एक्सिस। कि हमारे पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो और उसे आप रिप्रेजेंट करते हो ग्राफिकली तीन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, एक्स वाई और जेड, तीन एक्सिस की हेल्प से आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तीन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसका जो मोशन स्टडी किया जाएगा वो कैसे पढ़ा जाएगा हमारे पास, थ्री डायमेंशनल मोशन। देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल इफ द ऑल द
3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, कि विद टाइम अगर उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो आप तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, तो इसका मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल मोशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो आप, ये एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास, एक्स एक्सिस सबसे पहले पकड़ते हैं तो ये आ गया x1 x2, ये पॉइंट आ गए, y के लिए पॉइंट आ गए y1 y2, z के लिए आपके पास पॉइंट आ गए z1 z2। तो आप जब इन पॉइंट्स को मीट करवाते हो, ये तो रहा इसका मोशन, ये जो मूवमेंट हुई है ए टू बी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स बनेंगे कैसे कैसे बनेंगे, x1 y1 और z1, और बी पॉइंट के लिए आएगा x2 y2 और z2, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर पाओ जिस भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल मोशन में देखा जा रहा है। ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास हियर एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस, द कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 चेंज टू, कि उनकी जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू वो चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, x2 y2 और z2 में। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और मूवमेंट कहां पे देखने को मिल रही थी, 3 डायमेंशन में देखने को मिल रही थी, जब वो a टू b हमारे पास मूव कर गया। ठीक है जी। तो 1 डायमेंशनल में एक एक्सिस कोई भी हो सकती है, x हो y हो z हो, आप उसमें मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो 1 डायमेंशनल मोशन आ जाता है। 2 डायमेंशनल मोशन में कोई भी 2 एक्सिस, x या y, आपके पास ये y या z या फिर z या x कुछ भी हो सकती है, तो आप उनके कॉम्बिनेशन से 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप समझा पा रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन। जब आप 3 एक्सिस की हेल्प से स्टडी कर पा रहे हो तो हमारे पास क्या बन जाता है, 3 डायमेंशनल मोशन। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है काइट का, कि अगर विंडी डेज में काइट की बात करो तो काइट, हम मान लो पतंग उड़ा रहे हैं हम, कभी वो यहाँ को मूव कर जा रही है, ऊपर की ओर चली जा रही है, कभी वो बिल्कुल नीचे की ओर चली जा रही है, कभी लेफ्ट चली जा रही है, कभी राइट चली जा रही है, कभी आगे की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, कभी पीछे की ओर आ जा रही है। तो इस टाइम पे हमारे पास जो मोशन देखने को मिलता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट का मोशन यानी काइट का मोशन कैसा है, 3 डायमेंशनल, वो कहीं पे भी जा पा रही है हमारे पास, यानी कि 3D में आप उस काइट की जब वो उड़ रही है तो उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, 3 तरह के अलग अलग आपके पास रिप्रेजेंटेशन थी मोशन की। अब हम पढ़ेंगे सबसे इसी के बाद का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, बहुत बेसिक है, बड़ा इजी है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके पास ज्यादातर आप देखोगे कि हमारी फिजिक्स में यूज भी होता है। कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि डिफरेंस लिखो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास इनका यूज के बिना आप कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास स्कूल है और यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस है, और ये है हमारे पास घर। 2 भाई बहन पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि एक लड़का है हमारे पास और एक लड़की है। अब एग्जाम्पल देखना कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहां से हम वैल्यू को स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारे पास इनिशियल पॉइंट, जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है हमारे पास, और जहां तक जाती है वैल्यू वो हमारे पास क्या बन जाता है फिजिक्स में, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या रहा, दोनों का इनिशियल पॉइंट था स्कूल। अब माता जी ने घर पे बोला था कि दोनों स्कूल से सीधा सीधा कहां आएंगे, घर आएंगे, इधर उधर घूमना नहीं है, गर्मी ज्यादा है, कोई भी इधर उधर घूमेगा नहीं। आप दोनों जैसे ही स्कूल से छुट्टी होगी दोनों के दोनों कहां आएंगे, घर आएंगे। अब आप ऑन फुट जा रहे हो, मान लो यहाँ पे घर जा रहे हो। अब जो लड़की है, जो आपके पास बॉय, और चलो यहाँ पे गर्ल कर देते हैं। ठीक है, बॉय और गर्ल दोनों भाई बहन हमारे पास घर की ओर निकले। अब जैसे ही निकलते हैं यहाँ से, जैसे इस पॉइंट से निकलते हैं, स्कूल से जैसे ही चलते हैं, तो उनको डायरेक्टली क्या इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको घर ही आना है। बट जो लड़का है उनका फ्रेंड था यहाँ पे कहीं पे, इस पॉइंट पे फ्रेंड मिल गया। अब हुआ क्या,
उन्होंने अपने पाथ को यहां तक तो साथ में चले, फिर वो अपनी फ्रेंड की तरफ चला गया। बट बहन को पता था कि घर वालों ने बोला है, माता जी ने बोला है सीधे सीधे घर आना है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाना है। वो चले रहे, वो जाते गए और घर की ओर तरफ रवाना। अब ये अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे मिला, फ्रेंड स्कूल गया नहीं था, तो इन्होंने पूछा आज पूरा दिन भर क्या हुआ, इन्होंने बातें करी। उसके बाद ये बोलने लगे कि गर्मी बहुत है, यहाँ पे एक शॉप आई और ये दोनों चले गए शॉप पे। शॉप के बाद फिर इनको याद आया कि मेरे पास क्या था, कि कुछ टाइम के बाद उनको लगा कि वो तो बहन तो घर पहुंच गई होगी, मतलब उसने तो माता जी को बोल दिया होगा कि वो ना अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा है और अब जाते हो जाएगी धुलाई। तो ये सडनली भाग गए अपने घर की ओर और फिर यहां से ही पहले इस तरफ गए, फ्रेंड की तरफ, फ्रेंड से शॉप की तरफ गए। शॉप पे इन्होंने आइसक्रीम वगैरह खाई, गर्मी बहुत थी। उसके बाद ये आगे इस पाथ पे और फिर पहुंचे घर। जब तक ये घर पहुंचे तब तक बहन पहुंच चुकी, क्योंकि घर वालों को पता है कि 2:15 पे छुट्टी होती है और 2:30 पे ही घर पहुंच जाता है, यानी 15 मिनट का टोटल पाथ है हमारे पास। टाइम के अकॉर्डिंग 15 मिनट लगते हैं। अब बहन पहुंच गई थी 2:30 पे, ये पहुंचे 2:45 पे। तो यहां पे हुआ क्या हमारे पास, ये लेट हो गए। अब जब दोनों की बात करी जाए, पाथ की बात करी जाए, तो जो हमारे पास लड़की ने पाथ कवर किया वो कैसा पाथ था, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्कूल से सीधा घर। तो ये बन गया हमारे पास कैसा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर लड़के की बात करी जाए, उसका पूरा का पूरा पाथ कैलकुलेट करना हो, तो आप पहले यहां से जाओगे, इसको मेजर करोगे, फिर ये वाला पाथ मेजर करोगे, फिर ये मेजर करोगे, फिर ये मेजर करोगे, फिर ये मेजर करोगे, तब जाके आपके पास घर के पास वो पहुंचेगा। तो इस पाथ को बोलते हैं हम एक्चुअल पाथ। अब लेट तो हो गया, अब धुलाई होगी, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, बट एक बात का ध्यान रहे, टाइम। ये जो टाइम की बात है, अगर मान लो ऐसा हो जाता कि अपने पाथ को चेंज भी कर देते, बट दोनों ये इतनी तेजी से चलते दोनों दोस्त कि इनके घर पे 2:30 पे ही पहुंचाते, तब बहन बोलती कि माता जी ये तो अपने दोस्त के साथ घूमने चला गया था इधर उधर, ये सीधे सीधे घर नहीं आए, जैसे आपने बोला था वैसा फॉलो इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं किया। बट भाई बोलेगा क्या, भाई बोलेगा झूठ बोल रही है, अभी ये पहुंची है, अभी मैं पहुंचा। तो यहां पे कंसेप्ट आ जाता है टाइम का, कि आप मोशन पढ़ तो रहे हो, बट अगर सेम ही टाइम पे पहुंच जाए, चाहे इन्होंने पाथ कोई भी कवर किया हो, तो ये बहन को झूठी बना देंगे। बहन को बोलेंगे कि अगर मान लो मैं भी उसी टाइम पे पहुंचा, आप भी उसी टाइम पे पहुंचे, और आप सीधे घर ही आए और मैं कहीं घूमता फिरता हुआ आ रहा हूं, तो फिर डिफरेंस क्या है, कैसे बता पाओगे, कैसे जस्टिफाई करोगे आप अपनी स्टेटमेंट को घर वालों के सामने कि ये घूम के आ रहा था? क्या आपके पास प्रूफ है? मैं भी तो उसी टाइम पे पहुंचा, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मैं घूम फिर के आ रहा हूं तो तुम भी घूम फिर के आ रहे हो, दोनों ही घूम फिर, आप भी अपने दोस्त के साथ घूम रही थी कहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड्स भी कहीं घूमती घूमती आ रही थी, तभी आप सेम टाइम पे पहुंचे, कि अगर मेरे को ज्यादा टाइम लगा तो आपको भी तो ज्यादा ही लगा, क्योंकि हम सेम टाइम पे पहुंचे। तो यहाँ पे जो आप जब भी मोशन को स्टडी करते हो तो टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। देखो डिस्टेंस क्या लिखा है, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन द बॉडीज इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि जो लड़का पाथ कवर करके आया है, एक्चुअल पाथ पूरा का पूरा टोटल पाथ, वो हमारे पास क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। वो क्या बन जाता है हमारे पास, डिस्टेंस बन जाता है। और जो लड़की ने पाथ कवर किया है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। कैसे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। लड़की एक फिक्स डायरेक्शन में ही चल रही थी, उसकी माता जी ने बोला था सीधे घर आना है, तो वो सीधे एक डायरेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही थी। इसीलिए आप क्या बोल देते हो, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें क्या समझ आया, हम ये समझ आया कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा ही शॉर्टेस्ट पाथ रहता है, और जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, और जो डिस्टेंस होती है हमारे पास वो होता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कितना कवर किया, जहां जहां वो गया होगा वहां वहां तक का टोटल पाथ अगर आप मेजर कर पा रहे हो तो वो हमारे पास क्या बन रही है, डिस्टेंस बन रही है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटीज होती हैं आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास जब चलेगा तो वहां पे आप इन्हें अच्छे से समझ पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज रहती हैं फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, स्पेसिफाई। जिनकी डायरेक्शन क्या हो, हमारे पास स्पेसिफाई हो, हमें पता हो कि उनकी उस क्वांटिटी की डायरेक्शन ये है, फिक्स्ड है। बट जैसे आप स्केलर की बात करते हो उसमें डायरेक्शन हमारे पास स्पेसिफाई नहीं होती। ठीक है जी। तो ये हमारे पास देखो, जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, पहले ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो ही जा रही है, तो हम किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। और जब लड़की चल रही थी तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही थी, यानी वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसके बाद कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमारे पास या तो जीरो होता है, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहा, इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास कौन सी, उसका जो डिस्टेंस कवर होगा कितना होगा, जीरो। अगर वो चलने स्टार्ट कर दिया, टोटल जहां मर्जी जाए, वो यहां से यहां चले जाए, जहां मर्जी चले जाए, यानी उसका जहां जहां वो जाएगा वहां वहां उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेजर करते जाएंगे, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। बट जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। अभी इसको समझेंगे कि नेगेटिव कैसे होती है हमारे पास। और जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस की, वो कितनी होती है हमारे पास, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की भी से, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो डिस्टेंस ही है ना, कितना मेजर किया, चाहे शॉर्टेस्ट पाथ से किया हो चाहे वो टोटल डिस्टेंस किया हो। तो हमारे पास क्या देखने को मिला कि आपके पास देखो दोनों के बीच में एक बढ़िया सा डिफरेंस बन गया। मतलब 3-4 पॉइंट में आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ जितना कवर हुआ है हमारे पास, टोटल एक्चुअल पाथ जितना कवर किया, और डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारे पास पॉजिटिव और जीरो वैल्यू शो करते हैं, कौन, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास साथ ही साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ जीरो, तीनों वैल्यू शो। ठीक है, ऐसा यूनिट दोनों की सेम रहती है। अब हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को और डिटेल में जानने की कोशिश करें। चलिए जी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो आपने लिखा था कैसी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो हो सकती है। ठीक है, जरा इस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, और हमारे ऑब्जेक्ट को क्या बोला जा रहा है, आपने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी शो करनी है, आपने डिस्प्लेसमेंट शो करनी है ए बी, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहां से मूव करवाना है कितना, बी। अगर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से डिस्प्लेस होने स्टार्ट हो जाए, यानी कि मूव करने स्टार्ट कर दे, किसकी तरफ, बी की तरफ। अब एग्जांपल से समझते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल अगर पाथ की बात करें वो 10 किलोमीटर का पाथ है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास सिनेरियो में क्या बन रहा है कि इसने ए से ही मूव करने स्टार्ट किया और कहीं यहां तक चला गया, तो इसने मान लीजिए कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो अब 10 में से 6 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास कितना बचती है वैल्यू, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का जो पाथ है वो रिमेनिंग पाथ है, और 4 किलोमीटर कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस कंडीशन में कि जितना आपके पास टोटल पाथ कवर करना था, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना था, अगर आपने उसका कुछ पार्ट कवर कर लिया है, और जहां से बोला गया था, ओरिजिन से नहीं बोला गया था, आपको बोला गया था ए से ही चलना है, आपने ए से ही स्टार्ट करी अपनी जर्नी और बी की तरफ आप चलने स्टार्ट किए, तो इस केस में जो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव, और इस केस में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो कैसी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको बोला गया था कि ए बी पाथ कवर करना है, बट आप में से जैसे हम मान लेते हैं कि कोई दो फ्रेंड थे, उनके दिमाग में है कि पहले ऐसे करते हैं, यहां से ना यहां पे हमारे पास एक तीसरा फ्रेंड है कोई, ठीक है, एक हमारे पास हमारा फ्रेंड है, उसका घर है
तो यहां से लेके यहां तक पहले मूव कर चलते हैं, उसको भी बोलते हैं साथ में कि हमारे साथ वो भी इस जर्नी को ट्रेवल करे, ए बी वो भी हमारे साथ साथ चले, ताकि हम तीनों जाएंगे तो कुछ मतलब बी जो फाइनल आपके पास डेस्टिनेशन है, जो हमारा फाइनल पॉइंट है, वहां पे हम कुछ इंजॉयमेंट कर पाएंगे, वहां पे मान लो ग्राउंड है तो खेल पाएंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, इनको चलना तो इनिशियल पॉइंट तो ए था इनका, बट इन्होंने अपना इनिशियल पॉइंट ही शिफ्ट कर लिया। ये पहले कहां मूव करके उसके घर की तरफ। अब जो घर था उसका, मान लीजिए कि यहां से था 2 किलोमीटर, आपके पास जो टोटल जर्नी थी वो थी 10 किलोमीटर की। तो अब क्या हुआ, अब आपके पास जो 10 है उसको आप किससे माइनस करो, -12, क्योंकि जब ये, ध्यान से सुनना, जब ये मूव करके उसके घर तक पहुंच चुके हैं तो उनका जो फाइनल जो कवर का डिस्टेंस कवर किया है उन्होंने, वो कितना कर देंगे, 12। तो जब आप माइनस करोगे इसे तो -2 किलोमीटर आपके पास एक्स्ट्रा उन्होंने कवर किया, यानी कि उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनिशियली जब वो शिफ्ट कर गए उनको चलना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन के जाने के लिए बोला जा रहा है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, तो इसका मतलब है उसने कैसी डिस्प्लेसमेंट शो कर दी है, वहां पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर दी है। उसकी जो वैल्यू थी जितनी दी गई थी उससे उसने क्या कर दिया, उसे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अजीब ही है। इनको सीधा सीधा बोल रहे थे 10 किलोमीटर के लिए चलना है, ये पहले 2 किलोमीटर और जोड़ दिए, बोलने लगे नहीं पहले हम पीछे की ओर चलेंगे। तो इन्होंने इस तरह से आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। बट डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। डिस्टेंस के केस में कैसा होता है, अगर ये पीछे की ओर गए हैं तो ये भी मेजर हो जाएगा साथ ही साथ, 2 प्लस फिर यहां से जाएंगे +12 इक्वल्स टू कितना आ गया, 14। 12 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। इनका जो तीसरा दोस्त होगा उसके लिए टोटल डिस्टेंस 12 आएगा, बट जो वो दो फ्रेंड यहां से मूव करके गए हैं उनके लिए डिस्टेंस कितना आएगा, 14 किलोमीटर। टोटल जहां जहां वो जाएंगे वो सब कुछ ऐड होते जाएगा हमारे पास, समझ आया। पर डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव, तो डिस्टेंस हमारे पास कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो। अब तीसरा केस बनता है, मान लो इनको बोला था जाने को, ये यहां से मूव ही नहीं करे, ए पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे ही रहे, मूव ही नहीं करे, तो इसका मतलब है उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट रही होगी वो कितनी होगी, 0। एक तो केस ये बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव ही ना करे, अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव ही ना करे, वहीं के वहीं रहे, तो आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है 0। या तो फिर वो मूव कर जाए और मूव करने के बाद वापिस आ जाए, जितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, मान लो 10 किलोमीटर की जर्नी वो गए, 10 किलोमीटर फिर वापिस आ गए, तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो 3 केस हमने देखे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर जो जर्नी उसको दी गई है, शॉर्टेस्ट पाथ दिया गया है, अगर वो डायरेक्ट उस शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने स्टार्ट करता है और कुछ पार्ट भी कर लेता है या टोटल कर लेता है, तब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहती है। अगर वो उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती है। और अगर वो मूव ही ना करे या फिर जितना मूव करके वो गया है टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है और वापिस दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तब उसके पास 0 डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। तो ये प्रॉपर्टीज है। और एक चौथी प्रॉपर्टी और आती है कि आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ये जो ओरिजिन आपने लिख रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये ओरिजिन से डिपेंडेंट नहीं होती वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, क्लियर है। हमारे पास कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डिफाइन करो डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको बोलेंगे तो आपने ये सारी एक्सप्लेन करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे जो मूवमेंट की, जब मूव करने की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है वो देखिए। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक स्पीड है हमारे पास। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पीड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझ रहे हैं, स्पीड। तो देखो स्पीड होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट से मोशन में चला गया या ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में हो, अगर ऐसा पढ़ रहे हैं हम, तो आप क्या बोल सकते हो
rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed। कि आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेगुलर टाइम पे, पैसेज ऑफ टाइम पे, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है। ऐसा ही बोलते हैं ना, मोशन की डेफिनेशन यही सीखी है हमने कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा हमारे पास तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा। और कितनी तेजी से, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में रेट का मतलब प्राइस वाला रेट नहीं होता है, वो मैथमेटिक्स में होता है। इसका मतलब ही स्पीड होता है हमारे पास। रेट का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, स्पीड। यानी कि कितनी तेजी से आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, जितनी तेजी से आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, तो इसका मतलब है वो हमारे पास कौन सी, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो, तो वो हमारे पास क्वांटिटी क्या बन जाती है, स्पीड। दोबारा से, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है जितनी तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, जितनी तेजी से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, वो बन जाएगी स्पीड। जैसे कि एग्जांपल से समझो, मान लो कोई एक कार है, ठीक है, एक कार ट्रेवल कर रही है, पहले 1 घंटे में उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज करी है, बट उसने सिर्फ और सिर्फ पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करवाया। अब एक और कार है हमारे पास जिसने 1 आवर में अपनी पोजीशंस को चेंज किया है और टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर दिया, 60 किलोमीटर। इसका मतलब है कि पोजीशंस किसने ज्यादा जल्दी फास्ट चेंज करी है, सेकंड वाले ने, तभी उसका डिस्टेंस जो है वो कितना कवर हुआ है, ज्यादा कवर हुआ है। तो यानी उसकी जो क्वांटिटी दोनों की जो कंपेयर होगी वो कैसे होगी, स्पीड से। तब आप बोलोगे कि सेकंड केस में हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, ज्यादा चल रही है। अब ये जो स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी देर के लिए बोला हमने, 1 आवर के लिए, तो उसकी स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही बोलते हो ना आप, कि अगर कोई एक कार, कोई एक आपके पास व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा कितनी देर में, 1 घंटे में। तो ये जो फॉर्मूला बनता है स्पीड का वहीं से आया है हमारे पास। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम। अब अगर आपके पास डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस खुद कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इसका मतलब है स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अल्टीमेटली आप स्केलर, क्यों, ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो स्केलर की वैल्यू मिलती है आपके पास, दोनों तरफ आपके पास सेम वैल्यू है। तो जो आपके पास स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, सिंपल है। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, स्पीड की वैल्यू या तो जीरो होगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, या तो जीरो। जैसे ही ऑब्जेक्ट ने चलने स्टार्ट किया तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। और इसकी जो आपके पास एसआई यूनिट बनती है, कैसे बनती है, डिस्टेंस को किस में देखा जाता है, मीटर में, और टाइम को कैसे देखा जाता है, सेकंड्स में। तो मीटर पर सेकंड आपके पास क्या हो जाती है, स्पीड की एसआई यूनिट कहलाती है। ठीक है, अब ये जो आपके पास पूरा का पूरा आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास स्पीड कहलाती है। ये स्पीड आगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड को हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, ये रही हमारे पास स्पीड। अब हमें क्या पढ़ना है, स्पीड के टाइप्स पढ़ने। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है हमारे पास कि डिफाइन स्पीड एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो 4 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपके पास आती है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर आती है वेरिएबल स्पीड, फिर आती है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है सब में, और ये किस चीज को बता रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर पढ़े हम, तो हम एक टर्म की बात करते हैं, टाइम, और इसी के साथ में एक टर्म आती है टाइम इंटरवल। ये जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब हम टाइम लिखते हैं फिजिक्स में, कभी भी आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हो तो कभी कभार आपको वहां पे ना लिखा हुआ नजर आता है टाइम इंटरवल, और कभी कभार हम बोलते हैं कि कभी कभार हमारे पास वहां पे टाइम वर्ड आता है। तो टाइम तो आपके पास नॉर्मल टाइम के बारे में बता रहा होता है कि टाइम कितना है आपके पास, 2:30, 2:45,
1 o'clock। तो ये जो नॉर्मल आप अपनी आसपास जब घड़ियां लगी होती हैं या आप देखते हो वॉचेस में टाइम देखते हो, तो वो हमारे पास किसकी बात कर रहा होता है, नॉर्मल टाइम की बात कर रहा होता है। तो समझने वाली बात ये है कि टाइम इंटरवल क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास कोई टाइम है टोटल 5 मिनट्स का, और मैं इसको क्या कर दूं, 5 स्लॉट में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये वाला स्लॉट भी 1 मिनट का है, ये भी 1 मिनट का है, ये भी 1 मिनट का है, ये भी 1 मिनट का है, और ये भी 1 मिनट का है। हर एक स्लॉट मेरे पास कितने कितने मिनट का है, 1 1 मिनट का है। जैसे कि हम और इजी से समझ पाए कि हमारा जो एक पीरियड होता है वो 60 मिनट का होता है। तो कायदे से है क्या है हमारे पास कि हर 60 मिनट बाद बेल बज जाएगी, बेल रिंग करती है हर 60 मिनट बाद, और वो इंडिकेट करती है कि अब ये क्लास जो है वो ओवर हो चुकी है। 60 मिनट का वो जो स्लॉट बना हुआ है हमारे पास, जिसको आप टाइम टेबल टाइम पीरियड बोलते हो, टाइम पीरियड टाइम इंटरवल सेम ही चीज है। तो इसका मतलब है वही हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल। तो कोई आपसे पूछे कि टाइम इंटरवल है क्या है, तो आपने ये जो नॉर्मल टाइम है वो नहीं बता सकते। आप बताओगे कि एक पर्टिकुलर ऐसा स्लॉट जिसके बाद रिपीट हो रही है टाइम की वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 1 मिनट के स्लॉट बना दिए, 1 1 1 1 1 मिनट के, ये सारे 1 1 मिनट के स्लॉट बना दिए। आपके जो स्कूल में आप पढ़ते हो जब, तो आपकी जो क्लासेस होती हैं 60 मिनट्स की होती हैं, वो एक पूरी एक हमारे पास क्या कहला रहा है, वो टाइम पीरियड की फॉर्मेट में देखने को। दोनों में डिफरेंस पता चला, टाइम पीरियड यानी एक पर्टिकुलर स्लॉट और बार बार वही रिपीट हो रहा है। 5 मिनट का है तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 15 मिनट का है तो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। अगर आप बात करो 30 मिनट की आपकी क्लास चल रही है तो 30 मिनट फिर 30 मिनट फिर 30 मिनट फिर 30 मिनट, तो 30 30 मिनट के हमारे पास स्लॉट बने हुए हैं। उन स्लॉट्स को, टाइम के स्लॉट्स को आप जब डिवाइड कर देते हो, पर्टिकुलर टाइम रेंज को 5 घंटे को आप डिवाइड कर दे रहे हो 30 30 मिनट्स में, वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं, वो बन रहे हैं टाइम इंटरवल। अब क्या बोला जाता है कि हर एक टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में अगर आपके पास सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब है उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमारे पास सेम। तो यानी कि अगर आप ये कंसीडर कर लो कि हर एक 5 मिनट में, हर एक 5 मिनट में वो क्या कर रही है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है। हर एक 5 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अगर ऐसा ही हो रहा है हमेशा, अगर ऐसा ही हो रहा है हमेशा, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हर 5 मिनट में हमारा ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए, यानी कि 2 2 किलोमीटर इक्वल। तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रही होगी उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। अब सेम और यूनिफॉर्म का मतलब एक ही है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 मिनट के लिए वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता है कि आप सेम स्पीड पे ऑब्जेक्ट को चला पाओ? पॉसिबल, सेम स्पीड पे ऑब्जेक्ट चले ऐसा बड़ा रेयर चांस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आप देखते हो कि हमारे टर्न्स आ जाते हैं रोड में, कभी आपके रोड की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि आप सेम स्पीड पे मूव कर पाओ, कभी आपके पास ट्रैफिक मिल जाता है रास्ते में, तो पॉसिबल नहीं। तो प्रैक्टिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है वो किस किस स्पीड से करता है, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, ठीक है, कि वैल्यू का वेरी करना, यानी कि ऐसा हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल सेम ही रहेंगे, अब 5 5 मिनट के स्लॉट में ही आप देख रहे हो, कभी वो हमारे पास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी 2 का कर रहा है, नेक्स्ट अगले के लिए 3 किलोमीटर चले जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड भी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी उस 5 मिनट के लिए। जब आप उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर, तो स्पीड सबसे कम रही होगी उस पर्टिकुलर 5 मिनट के लिए। तो इक्वल टाइम इंटरवल होने पे भी अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी कहलाती है हमारे पास, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में क्या होता है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
और वेरिएबल यूनिफॉर्म में क्या होता है हमारे पास कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कभी कभार इस वेरिएबल स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल देते हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म है, यहां पे बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप की, स्पीड के नेक्स्ट टाइप की, कि अगर आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, 1 2 3 यहां पे कंडीशन बनाई आपने, 4 5 स्लोट थे टोटल, हर बार स्पीड चेंज हो जा रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, अब आप हर एक मिनट, हर एक सेकंड का तो हिसाब लगा नहीं सकते, ऐसा ही होता है हमारे पास कि हर एक मिनट के लिए वैल्यू तो नहीं आप देख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग उसकी एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है कि टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट ने, डिवाइड बाय जितना टाइम लिया होगा उसने, तो वो उसकी क्या बन जाती है, एवरेज बन जाती है। यानी वहां पे जो स्पीड ऑब्जेक्ट की देखने को मिलती है वो बनती है हमारे पास क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आई क्यों, क्योंकि वेरिएबल स्पीड देखने को मिली। अगर वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं आता तो एवरेज का कंसेप्ट भी नहीं आता, क्योंकि वेरिएबल यानी वेरी कर रही है, बार बार वैल्यू वेरी करती रहेगी, तो हम कैसे जज कर पाएंगे, हम कैसे बताएंगे कि इनिशियल टाइम पे हमारी जो जर्नी थी और फाइनल पॉइंट तक जब हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा तो टोटल स्पीड कितनी रही होगी उसके बीच में। तो उसके बीच की जब स्पीड हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम किसकी तरफ चले जाते हैं, एवरेज स्पीड की तरफ। और तीसरी टाइप की स्पीड हमारे पास एवरेज स्पीड है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, और उसके बाद थर्ड आती है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन होल जर्नी। ठीक है जी। अब लास्ट आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे पास, इसको समझते हैं जरा। चलो जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास इंस्टेंट वर्ड से आई है। इंस्टेंट का मतलब होता है स्मॉल टाइम के लिए। किसकी बात होती है हमारे पास यहाँ पे, स्मॉल टाइम में या स्मॉल टाइम के लिए। तो जब भी आप बात करते हो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को देखा, वो चल रहा था बट आप उसकी झलक ही देख पाए, जैसे कि मान लो कि आपकी क्लास चल रही है और सामने जो डोर है वो ओपन है और आपके सामने जो क्लास के सामने हाईवे है, आप देखोगे कि एक बस जा रही है, बस वो बस जाती हुई दिखती है, उसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए जो टाइम मिलता है बहुत ही कम मिलता है, यानी जो टाइम इंटरवल की वैल्यू हो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है। तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, जैसे एक और इसका अच्छा एग्जांपल है कि आप विंडो से बाहर देख रहे हो और एक बर्ड जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए देख पाते हो उस उड़ते हुए बर्ड को। जब भी कोई पक्षी उड़ रहा है आपके पास बाहर, तो आप उसे कुछ सेकंड्स के लिए देखोगे, फिर वो एकदम से हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे आप देखा आपने विंडो में, वो उड़ा और निकल गया, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए आप देख रहे हो। तो अब जब वो उड़ रहा है तो वो मोशन में, यानी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, उस स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि हमारे लिए कब देखने को मिल रही है, हमारे पास कम टाइम के लिए देखने को मिल रही है। तो कम टाइम के लिए देखने को मिलेगी, तो स्पीड की अगर आप फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा वो भी कम हुआ होगा, तो उसको हम किससे लिख देते हैं, डेल्टा से। और टाइम भी कम होगा तो उसे हम लिख देंगे स्मॉल, यानी डेल्टा टी। ये आपके पास किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल वैल्यू के लिए, कि आपके पास स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस कवर किया होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो स्मॉल ही होगी, यानी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या क्या है, 4 टाइप की हमारे पास स्पीड देखने को मिलती है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा। और एवरेज स्पीड आपके पास क्या होगी, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उन सब की एवरेज अगर आप निकाल दो तो टोटल स्पीड की भी क्या हो जाती है, हमारे पास एवरेज आ जाती है। और अगर आप कभी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, पर्टिकुलर एक शॉर्टर टाइम के लिए या कम समय के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देखते हो, तो उसकी जो स्पीड कहलाती है वो कहलाती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस। ठीक है जी।
तो आपके पास ये टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। तो अभी वीडियो बहुत ही लंबी जा रही है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, पहले तो मुझे ऐसे लगा था कि एक ही बार में सारा चैप्टर कवर हो जाए, बट अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि एक बार में नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, टाइम भी बहुत लग रहा है, बड़ी देर से हम मतलब लगे हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके कंसेप्ट हैं आप इनको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और पढ़ते रहो, अपने कंसेप्ट्स अच्छे कर लो ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसके बाद वाले जो वेलोसिटी से नेक्स्ट, अब इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो तो बोरिंग भी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।